हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुबीना खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन पर, जिसको हम नासा भी कहते हैं। आज से पूरे एक महीने पहले नासा ने अपना एक रोवर, जिसका नाम उन्होंने परसिवरेंस रखा था, खिला से होता हुआ वो पहुंचा है मार्स पर, जिसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं, सुर्ख सैयारा भी कहते हैं, उर्दू में हम इसको मरीख कहते हैं। इसकी अभी तक की कारकर्दगी क्या रही है, एक महीने में इसकी परफॉर्मेंस और इसकी मसरूफियात क्या रही हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपको इससे बढ़कर थोड़ी सी ज़्यादा दिलचस्पी है कि क्यों मार्स ही को इंतखाब किया जाता है, मार्स और हमारी ज़मीन अर्थ में क्या मुमासलत है, क्या वहाँ पर ग्रेविटी है, नहीं है, और क्या वहाँ पर ज़िंदगी के चांसेस हैं, और फिर एक ख़ास जगह जिसको जज़ीरो क्रेटर कहा जाता है, जहाँ पर ये रोवर लैंड किया गया है, उसमें उसको क्यों चुना गया। इन तमाम बातों के लिए इसी वीडियो को आप थोड़ा सा आगे ड्रैग कर देंगे तो आपको बहुत सी मुख्तलिफ बातें तफसील से और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे, अगर आपको ज़्यादा दिलचस्पी है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि रोवर एक महीने में क्या कुछ करता रहा है, इसने क्या कारकर्दगी दिखाई है परफॉर्मेंस वाइज, तो वो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। एक महीने की परफॉर्मेंस रोवर की कुछ यूँ है कि वो अभी तक रॉक्स को इकट्ठा कर रहा है और उनको एक ट्यूब में बंद कर रहा है, और उसको क्रेटर, जज़ीरो क्रेटर जहाँ पर इसने लैंड किया है, वहाँ पर उसको वो छोड़ देगा। और उसके बाद आने वाले फ्यूचर मिशन जो होंगे वो उसको वहाँ से रिट्रीव करेंगे या कलेक्ट करेंगे और वापस अर्थ की तरफ वो फ्लाई बैक करेगा। एक मरहला ये भी होना है। लेकिन फ़िलहाल रोवर का काम ये है कि वो वहाँ पर एक जैसे होता है ना रोबोटिक जियोलॉजिस्ट, उस तरह से वो काम कर रहा है। ये रोबोट है जो कि इधर उधर देख रहा है कहाँ पर क्या चीज़ बेहतर है, और उसको जाहिर है कि नासा कंट्रोल कर रहा है। एनीवे, जज़ीरो क्रेटर के बारे में मैं आपको बता दूं, जहाँ जहाँ पर रोवर ने लैंड किया है, 3.9 बिलियन ईयर्स पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी रॉक ने हिट किया था सैयारा मरीख को, और जिसकी वजह से वहाँ से 45 किलोमीटर का एक वाइट गड्ढा सा पड़ गया था, आप ये समझ सकते हैं। यानी एक ऐसा एरिया जो कि 45 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, और वहाँ से एक रिवर भी गुजरता गया है जिसका नाम डेल्टा रिवर दिया गया है। साइंसदान, प्लानिटरी जो साइंटिस्ट हैं, वो कुछ ना कुछ मुख्तलिफ जगहों को नाम दे रहे हैं ताकि उनको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे। तो साइंसदानों की टीम ने अभी तक ये देखा है कि जो रॉक्स रोवर इकट्ठा कर रहा है वो केमिकली उन रॉक्स से बहुत मिलती जुलती हैं जो कि ज़मीन पर वोल्केनिक रॉक्स हैं। अभी लाइफ के कोई आसार एट द मोमेंट नहीं मिले, लेकिन अभी 10 साल का अरसा है कि ये रोवर वहाँ से मुख्तलिफ मरहलों में मुख्तलिफ काम करेगा। लेकिन पहला मरहला यही था जो अभी मैं आपको बता रही हूँ। रोवर अभी जिस मुकाम पर लैंड हुआ था ये वहीं पर मौजूद है, यानी कि क्रेटर पर। और अब देखा यह गया है कि इससे कुछ फासले पे जहाँ पर डेल्टा रिवर बहता रहा है, वहाँ पर साइंटिस्ट को बहुत दिलचस्पी है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर चूँकि पानी बहुत अरसे तक बहता रहा है, तो ये सोचा जा रहा है कि वहाँ पर माइक्रो लाइफ के बारे में भी पता चल जाएगा उन सैंपल से जो कि उस जगह से कलेक्ट किए जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि समझिए कि वो एरिया जिसको क्रेटर का नाम दिया गया है वो एक डीप सा मैदान है, लेकिन जो डेल्टा रिवर है उसके और क्रेटर के रास्ते में बहुत डेंस किस्म के फील्ड्स हैं, जिस पर रोवर ऐसे फ्लाई कर कर नहीं जा सकता, यानी उड़कर ऊपर से उसको नहीं क्रॉस कर सकता। इसलिए सोचा ये जा रहा है, साइंटिस्ट ये डिस्कशंस कर रहे हैं कि उनको ड्राइव करे, रोवर ड्राइव करता हुआ जाए, या तो क्लॉकवाइज यानी साइड से जाकर वो मिले उस डेल्टा या रिवर के एरिया को, या फिर वो काउंटर क्लॉकवाइज सफ़र करे। तो साइंसदान ये सोच रहे हैं कि जो काउंटर क्लॉकवाइज जर्नी या ड्राइव होगी वो कम टाइम लेगी, लिहाजा एक बात ये भी तय हो गई। सो रिवर डेल्टा की तरफ ड्राइव करने से पहले रोवर का जो काम है वो ये है कि रॉक्स जो वो देख रहा है, बड़ी अजीबोगरीब रॉक्स हैं, उनको भी साइंसदानों ने नाम दिया है। सो ये रॉक्स ऐसी हैं कि बहुत डार्क
ब्लैक किस्म की सॉइल से बहुत ही लाइट कलर की रॉक्स जो हैं वो एमर्ज होती दिखाई दे रही हैं। तो उसको सबसे पहले चेक करना है इस रोबोटिक जियोलॉजिस्ट ने, जिसको हम रोवर कह रहे हैं, मशीन है लेकिन बिल्कुल रोबोट की तरह ये काम कर रही है। रिवर डेल्टा की तरफ ड्राइव करने से पहले रोवर का काम ये होगा कि वो उन तमाम रॉक्स को, जिसको मैज या युगू का नाम दिया गया है, उनको चेक करेगा, उनको सेव करेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो चट्टानें हैं जो कि बहुत गहरी रंग की मिट्टी से बाहर की तरफ निकल रही हैं, इनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपने अंदर ट्रैप किया हुआ है, जिसकी वजह से जब इन रॉक्स को स्टडी किया जाएगा तो ये घड़ी की तरह उन चट्टानों की उम्रें बता देगी। प्लानिटरी साइंटिस्ट ये जान सकेंगे कि ये चट्टानें कितनी पुरानी हैं। सो आने वाले दिनों में ये रिवर डेल्टा की तरफ सफ़र करेगा और 30 सैंपल्स इकट्ठे करेगा, जो कि 2031 में कहीं जाकर ज़मीन की तरफ ये सैंपल्स फ्लाई करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब कुछ हो रहा है, साइंस की दुनिया में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और हम लोग मुंतज़िर हैं कि आने वाले सालों में इंसान जान सकेगा कि क्या दूसरे प्लैनेट्स पर ज़िंदगी है या नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। रुबीना खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुबीना खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। 18 फरवरी जुमेरात के रोज़ तकरीबन 7 महीने की तवील मुसाफत के बाद और 300 मिलियन किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए नासा का परसेवरेंस रोवर मशीन ने कदम रखा मार्स के ऊपर और पहुंचने के तकरीबन 11 मिनट के अंदर ही पहला इमेज नासा को भेज दिया। दुनिया ने इस इमेज को देखा। मार्स यानी सयारा मरीख, जिसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो रेडिश और मेटालिक है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। उर्दू में इसको मरीख सयारा कहते हैं और इंग्लिश में इसको मार्स कहते हैं। सो अब मार्स पे जो रोवर भेजा गया है उसको इस काम के लिए भेजा गया है कि वो मार्स से सॉइल्स एंड रॉक्स के सैंपल्स को कलेक्ट करेगा, उनको ट्यूब में बंद करेगा और वापस अर्थ को सेंड कर देगा। ये काम कोई चंद दिनों के अंदर नहीं हो जाएगा, 10 साल में और 3 मरलों में ये काम मुकम्मल होगा। रोवर जो कि मरीख पर पहुंच चुकी है, ये कार के साइज़ की 1 टन वजनी मशीन है जो खिला से सफ़र करते हुए मार्स पर कदम रख चुकी है। रोवर 2 प्रोटेक्टेड शील्ड्स पर मुश्तमिल है, एक बैक शील्ड है और एक हीट शील्ड है। और जब ये खिला से होती हुई मार्स में पहुंची है तो 2100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इसने फेस किया है। रोवर ने मार्स का सफ़र तकरीबन 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया। रोवर जब मार्स से 11 किलोमीटर या 7 माइल्स के करीब दूर थी, उस वक्त इसकी स्पीड को मुख्तलिफ तरीक़ों से कम किया गया। इसकी जो हीट शील्ड है वो बैक शील्ड से अलग हुई और डिफरेंट मैनूवर्स करते हुए इसने बहुत ही सेफली मरीख की ग्राउंड को टच किया। तजस्सुस ये कहता है कि क्या रोवर मशीन बस लैंड हो गई मार्स के किसी भी एरिया में, तो इसका जवाब है कि नहीं। इसके लिए साइंसदानों ने और इस मिशन के जो मेंबर्स हैं उन्हें 5 साल अनथक मेहनत की और तकरीबन 60 कैंडिडेट लोकेशंस को बहुत केयरफुली उन्होंने एग्जामिन किया और उसके बाद जो एरिया सेलेक्ट किया, मुंतखब किया, उसका नाम है जज़ेरो क्रेटर। इस जगह को सेलेक्ट करने की रीज़न ये थी कि साइंसदानों के मुताबिक 3.5 मिलियन ईयर्स पहले इस जगह से चैनल रिवर गुजरता था और उसने क्रेटर की वॉल को हिट किया था और जबकि वहाँ पर झीलें बन गई थी और इन झीलों से साइंसदानों के मुताबिक वहाँ पर मिनरल्स और क्ले के सैंपल्स मिले हैं, जिससे ये मालूम होता है कि यहाँ पर ज़िंदगी थी। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यहाँ पर वेदर वेटर था, ज़्यादा गर्म था, मरतूब था और बहुत चांसेस है कि यहाँ पर ज़िंदगी थी। परसेवरेंस रोवर अब जो सॉइल्स एंड रॉक्स के सैंपल्स भेजेगा उससे साइंसदान एक्सप्लेन कर पाएंगे कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर लाइफ थी और अगर थी तो ख़त्म क्यों हो गई। तो ये सब चीज़ें मालूम हो जाएंगी आने वाले सालों में। एक सवाल और बहुत जहन में आता है
कि क्या यहाँ पर ग्रेविटी है, कशिश शकल है। हम जानते हैं जहाँ पर हम लाइफ का जिक्र करते हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी का नक्शा हमारे जहन में आता है तो हम समझते हैं कि एक स्टेबल लाइफ इंसानों को चाहिए होती है, ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं, हम फ्लोट नहीं कर रहे होते दूसरे सैयारों की तरह जहाँ पर कशिश शकल या ग्रेविटी की फोर्स नहीं होती। तो क्या मार्स में ग्रेविटी है? तो इसका जवाब ये है कि मार्स में भी ग्रेविटी है, ज़मीन के मुकाबले में 1/3 ग्रेविटी की पावर है। आप ये समझें कि अगर हम कोई चट्टान का टुकड़ा या कोई भी चीज़, हैवी चीज़ ज़मीन पर गिराते हैं तो अर्थ में वो क्विकली नीचे की तरफ जाती है, जबकि मार्स में उसी साइज़ की चट्टान, रॉक या जो भी चीज़ आप ग्राउंड की तरफ फेंकेंगे तो वो स्लो जाती है, यानी क्योंकि कशिश शकल स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इसको एक और मिसाल से भी हम देख सकते हैं कि अगर एक आम ह्यूमन बीइंग 100 पाउंड्स वे करता है अर्थ में, तो वही इंसान 100 पाउंड्स जिसका वे है वो मरीख में 38 पाउंड्स वे करेगा। और इससे एक और बात लाइटर नोट में समझ में आती है, कहते हैं कि ग्रेविटी से, कशिश शकल से इंसान जल्द बूढ़ा होता है क्योंकि ग्रेविटी पुल करती है आपको। बाय द टाइम जब आप एज करते हैं तो उसमें और बहुत से फैक्टर्स के साथ ग्रेविटी भी अपना रोल प्ले करती है, लेकिन मरीख पर ग्रेविटी की वो पावर नहीं है, तो शायद लोग वहाँ पर ज़्यादा देर यंगर रहते होंगे अगर उनका वजूद था। ये बात मैं एक लाइटर नोट पर कर रही हूँ, इसका एविडेंस नहीं है, ये बात साइंसदानों के करने की है, लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो साइंटिफिक एविडेंस के साथ मैंने आपके सामने रखी हैं। यहाँ तक तो ये बात दुरुस्त है कि तमाम दुनिया बहुत एक्साइटेड है, ख़ासतौर पर जो लोग निज़ाम शमसी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए तो ये एक सेलिब्रेशन का वक्त है। अगर कोविड-19 या वायरस का ज़माना ना होता तो इस पर बिग पार्टी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है साइंस की दुनिया में। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि क्या ज़रूरत है मिलियंस ऑफ पाउंड ऐसे चीज़ों पर खर्च करने की जो कि दूसरे सियारे से मुताल्लिक हैं, और उनका हमारी ज़मीन से क्या ताल्लुक़ है। हमारी अपनी ज़मीन पर इतनी गुर्बत है, यहाँ पर लोगों को मेडिकल की सहूलतें नहीं हैं, यहाँ पर गुर्बत है, यहाँ पर लोगों को साफ़ पानी पीने का मुयस्सर नहीं है, यहाँ पर हर तरह की मुश्किलात हैं जिनको इन पैसों से दूर किया जा सकता है, जो कि दूसरे सैयारों पर ये सुपर पावर्स लगा रही हैं। हमारी दुनिया में अगर गुर्बत है तो वो इस वजह से नहीं है कि यहाँ पर इन फंड्स की वजह से कोई कमी आ रही है। सो नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम नासा बोलते हैं, जहाँ पर 17,000 से ज़ायद लोग काम करते हैं, डे एंड नाइट काम करते हैं, और जिसका सालाना फंड $22 मिलियन है, वहाँ पर दिन और रात काम किया जाता है, किसी न किसी जुस्तजू में मगन है। हमें उनको रोकना नहीं चाहिए। जहाँ इंसान के जहनों में इतने सवाल हैं कि क्या वो इस कायनात में तन्हा मखलूक है जिसको ह्यूमन बीइंग कहते हैं, या दूसरे प्लेनेट पर लाइफ है, ये इतना अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब अगर इंसानों को आज नहीं तो कल मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और जहाँ तक बात है कि दुनिया की गुर्बत का या दुनिया के मसाइल का, वह हर शख्स को इंडिविजुअली इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने राइट्स के लिए खड़ा रहे, बात करे और अपने राइट को हासिल करके रखे। वरना जो सुपर पावर्स हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो तो आपको गुलाम ही बनाना चाहते हैं। सो इसमें नासा का या दूसरे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स या फंड्स का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिकल विल है लोगों की कि गरीब गरीब ही रहे और अमीर उन पर हुक्मरानी करते रहें। हमें अगर हुक्मरानी से बचना है और अपने हकूक़ लेने हैं तो हमें स्टैंड लेना होगा। हमें स्टैंड लेना होगा उन लोगों के ख़िलाफ़ जो हमें किसी न किसी तरह से दबा के रखना चाहते हैं, हमें गुलाम बना के रखना चाहते हैं। लेकिन हमें इन प्रोजेक्ट्स को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, उनको बैकअप करना चाहिए, जो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं और जो खुदा की इस हसीन कायनात के लिए दिन और रात काम कर रहे हैं। इसी नोट पर रुबीना खान को इजाज़त दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।